मॉर्निंग स्टूडेंट, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, 12 क्लास, नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस। और ये है रेडियो एक्टिविटी का लास्ट लेक्चर। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। फिजन मैंने कंप्लीट कर दिया, जस्ट इससे पहले एक लेक्चर लिया था जिसमें न्यूक्लियर फिजन, एटम बम, अनकंट्रोल रिएक्शन, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। फिजन का ही एक दूसरा पार्ट पढ़ना है कि फिजन में कंट्रोल चेन रिएक्शन, अगर मैं कंट्रोल करना चाहूँ उस रिएक्शन को, जो एटम बम था उसको हम लोग कंट्रोल कर करके न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइनिंग कर सकते हैं। उसमें पढ़ना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड, द न्यूक्लियर रिएक्टर। रिएक्टर कैसे वर्क करता है, सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। ये इसको आप लिख सकते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन, कंट्रोल फिजन और चेन रिएक्शन। चेन तो मत लिखिए, बल्कि कंट्रोल फिजन रिएक्शन कर सकते हैं। इसी रिएक्शन को मैं कंट्रोल करना सिखाता हूँ। वो रिएक्शन वही एटम बम वाला है, जो एक्सेस एनर्जी है उस एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो डिजाइनिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, रिएक्टर वही है, रिएक्शन वही 92 और ये 235, ये एटम बम वाला रिएक्शन है। यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन 1 है और यहाँ पे आपका फिजन था। फिजन में यहाँ पे बेरियम ऑफ 56, 141, 144 कर लीजिए, क्रिप्टन और 36, सो 89 प्लस 3, 0 न्यूट्रॉन 1 प्लस डेल्टा एच। एक बार रीचेक मैं करूँगा। सो यहाँ 12 और जैसे एक बार रीचेक करने दीजिए। ये 89 और प्लस 3, 12, 13, 14, 15, 16, यस करेक्ट, ठीक। सब रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। तो जो आपने पढ़ा था ना एटम बम का रिएक्शन होता है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन, प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन, एक्स एनर्जी रिलीज करता है। तो इस रिएक्शन को अब मैं आपको कंट्रोल करना सिखाता हूँ कि एक बार एटम बम ब्लास्ट हो गया, ओपन एयर में ब्लास्ट हुआ, तो वो कंट्रोल नहीं होगा, वो स्टॉप ऑटोमेटिक होगा जब साइज ऑफ यूरेनियम लेस देन क्रिटिकल साइज। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस रिएक्शन को एक क्लोज चैम्बर में मैं कंट्रोल करना सिखाता हूं कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको चेन बनने से रोकना है। ये जो है कंट्रोल चेन रिएक्शन के लिए हम लोगों को क्या क्या यूज करना है वो हम लोग प्लानिंग करते हैं। छोटा छोटा स्टेप है, वो पूछा जाता है, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन जो चेन बन रहा था, ये इसमें चेन मैंने हटा दिया है, तो मुझे इसको चेन नहीं बनने देना है, चेन नहीं बनने देना है। तो चेन बनने से रोकने के लिए स्टेप 1 आपको यूज करना है इस रिएक्शन में कंट्रोलर रॉड। ये कैडमियम का रॉड लेना है या बोरन का रॉड लेना है। सो बोरन या कैडमियम का रॉड बताता है कि ये बोरन का रॉड लेना है या कैडमियम का रॉड लेना है। कंट्रोलर रॉड आपको यूज करना है, बोरन का रॉड या कैडमियम का रॉड यूज करना है, ठीक है। ये होगा, यूज किया जाता है टू कंट्रोल एक्सेस न्यूट्रॉन फ्रॉम रिएक्टर। तो यूज टू कंट्रोल मैं एक फिगर बना के सिखा दूंगा आपको। कंट्रोल एक्सेस न्यूट्रॉन इन रिएक्शन। सो रिएक्शन में जो एक्सेस न्यूट्रॉन है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करना है कंट्रोलर रॉड। मैं दिखाता हूं फिगर बना के। जैसे समझिए आपका कंट्रोलर रॉड जो है, जैसे आप फिजन रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो फिजन रिएक्शन में आप जानते हैं कि ये 0 और न्यूट्रॉन 1 और ये अटैक करेगा। ये अटैक किया यूरेनियम पे, ये यूरेनियम के न्यूक्लियस पे अटैक किया और इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके बना दिया यहाँ बेरियम और ब्रेक करके बनाया यहाँ पे क्रिप्टन और ब्रेक करके ये बना दिया 0 न्यूट्रॉन 1, यहाँ ब्रेक करके बना दिया 0 न्यूट्रॉन 1 और यहाँ ब्रेक करके बना दिया 0 न्यूट्रॉन 1। ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन है ना, इन्हीं के चलते ना रिएक्शन चेन रिएक्शन हो गया था।
ठीक है, चेन रिएक्शन इनके चलते बना था, तो हमें चेन नहीं बनने देना। जैसे 1 2 3 बन रहा है न्यूट्रॉन, तो ये जो एक सील्डिंग चैम्बर में ये एक क्लोज कंटेनर में किया जाता है, वो मैं सब डिस्कस करूँगा। तो इसमें क्या करना है कि आपको ऊपर से जो है, ऊपर से बोरन का या कैडमियम, बोरन कैडमियम का रॉड ऐसे गिरा दीजिए। तो ये जो बोरन और कैडमियम का रॉड ऐसे इस तरह से आप गिरा देंगे ऐसे। सो ये है कंट्रोलर रॉड जो होता है, ये बोरन का रॉड या कैडमियम का रॉड है। ये जैसे ही ऊपर से यहाँ पे बोरन का या आप कैडमियम जो है इसका रॉड जैसे ही आप गिराएंगे, ये क्या करता है कि एब्जॉर्ब कर लेगा एक्सेस न्यूट्रॉन। जैसे 1 है, 1 से आपको 3 न्यूट्रॉन बना, तो 3 न्यूट्रॉन में ये इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक को छोड़ देगा, एक को छोड़ देगा, क्योंकि रिएक्शन को आगे कंटिन्यू रखना है तो एक को छोड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, रिएक्शन चेन नहीं बना। अगर नहीं रखिएगा तो 1 to 3, 3 to 9, 9 to 27 ये मशरूम लाइक फिगर बनेगा, तो उससे अनकंट्रोल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए एक्सेस न्यूट्रॉन है, जो 2 न्यूट्रॉन एक्सेस न्यूट्रॉन है जो 1 से 3 बना था, उसमें से 2 को पकड़ लेगा वो। तो ये आप कंट्रोल करने का एक तरीका है कि कंट्रोलर रॉड आपको यूज करना है, बोरन का या कैडमियम का रॉड यूज करिए जो कि एक्सेस न्यूट्रॉन को कंट्रोल करेगा। ठीक, रिएक्टर डिजाइनिंग के लिए ये सब स्टेप सीखना है आपको। नेक्स्ट यूज करना है मॉडरेटर। सेकंड, मॉडरेटर। मॉडरेटर होगा D2। D2 होता है हैवी वाटर। हैवी वाटर यूज करना है मॉडरेटर में, जस्ट नोट करिए। सो मॉडरेटर का मैं लिस्ट आपको बना देता हूँ। मॉडरेटर जो होता है वो स्लो डाउन, स्पीड को स्लो डाउन करता है। मॉडरेटर में जो मोस्ट कॉमन मॉडरेटर जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो हैवी वाटर। सो हैवी वाटर D2, हैवी वाटर। सो मॉडरेटर में D2 इज द मोस्ट कॉमन मॉडरेटर। वो क्या करेगा, स्पीड स्लो कर देता है। ठीक है, स्पीड जैसे आप एयर में रन करते हैं, खूब तेज चलते हैं, बट जैसे वाटर में आप जाएंगे तो वाटर में स्विमिंग करना पड़ेगा। वाटर आपके मोशन को रेजिस्ट करता है, वाटर के अंदर विस्कस फोर्स लगता है, तो जैसे आपका स्पीड क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो स्लो स्पीड करना मॉडरेटर का काम है, स्पीड को स्लो करना। स्लो करने का मतलब है आप लिक्विड डाल दीजिए रास्ते में लिक्विड डालिएगा। जैसे आप वाटर में जाना हो, आप वाटर में रन करना हो, तो आपका स्पीड स्लो हो जाएगा। तो उस तरह वाटर की जगह हैवी वाटर यूज करना होता है, या ग्रेफाइट का पाउडर, ग्रेफाइट पाउडर भी यूज कर सकते हैं। मैं फिगर बना के दिखाऊंगा आपको। या फिर बेरिलियम का पाउडर, ये भी आप इनऑर्गेनिक में पढ़े हुए हैं या पीरियोडिक टेबल में पढ़े हुए हैं कि बेरिलियम का पाउडर जो होता है वो यूज होता है मॉडरेटर में। या लिक्विड सोडियम भी यूज कर सकते हैं, लिक्विड सोडियम भी यूज किया जाता है। लिक्विड सोडियम का दूसरा भी एप्लीकेशन है, बट मॉडरेटर में ये भी डाल देते हैं लिक्विड सोडियम। ठीक है, सो यूज टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन का स्पीड को स्लो डाउन करता है। तो मॉडरेटर है, रास्ते में डालना है, यहाँ पे आपको मॉडरेटर डाल दीजिएगा। ये है 0 न्यूट्रॉन 1, ये 0 और न्यूट्रॉन 1, ये रास्ते में आपको मॉडरेटर ऐड करना है। मॉडरेटर आपको D2 मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन मॉडरेटर है हैवी वाटर। तो D2 जब डालेंगे तो एक तो ऐसे ही स्लो न्यूट्रॉन है, हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि ये न्यूट्रॉन स्लो न्यूट्रॉन है, बट और स्लो कर दीजिए, बहुत स्लो कर दीजिए, और स्लो करना है इसको। तो स्लो न्यूट्रॉन को और स्लो कर दीजिए, वेरी वेरी स्लो न्यूट्रॉन। रिएक्शन को कंट्रोल करने का तरीका है, कंट्रोल करने के लिए चेन मत बनने दीजिए, वो न्यूट्रॉन को पकड़ लीजिए, उसके साथ साथ यहाँ पे स्लो डाउन कर दीजिए, स्पीड को एकदम स्लो कर दीजिए। पहले ही न्यूट्रॉन स्लो था, वेरी लो एनर्जी का न्यूट्रॉन था, यहाँ पे आप कहेंगे कि वेरी वेरी स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन का स्पीड को एकदम स्लो कर दीजिए। स्लो करने का तरीका है हैवी वाटर, सिंपल वाटर नहीं, हैवी वाटर D2 आपको ऐड करना है। D2 नहीं रहेगा तो ग्रेफाइट का पाउडर, ग्रेफाइट पाउडर भी तो बहुत स्लिपरी होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन,
स्लिपरी लेयर होता है, वो पाउडर डाल दीजिएगा, वो रास्ते में इलेक्ट्रॉन फंस जाएगा, धीरे धीरे एकदम स्लो हो जाएगा। हमें तो चाहिए ही रिएक्शन को बहुत स्लो करना है, वेरी स्लो करना, चेन नहीं बनने देना है। ठीक है, तो कंट्रोल करने का ये सब तरीका है कि मॉडरेटर आप डालना है, मॉडरेटर टू यूज टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। हैवी वाटर बेस्ट है, ग्रेफाइट यूज कर सकते हैं, बेरिलियम का पाउडर यूज कर सकते हैं, लिक्विड सोडियम भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल करने के लिए कूलेंट ठंडा करना है, रिएक्टर को काफ़ी ठंडा रखना होता है, तो कूलेंट। थर्ड, कूलेंट। कूलेंट में हम लोग यूज करेंगे लिक्विड सोडियम। पहले पढ़ा हुआ, सारा कुछ पढ़ा हुआ, सब चीज़ें हम लोग पढ़े हुए हैं। बोरन, बोरन फैमिली में पढ़ा हुआ कि बोरन कैडमियम का रॉड यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। बेरिलियम पढ़ा हुआ है, लिक्विड सोडियम पढ़े हुए हैं कि कूलेंट में आपको लिक्विड सोडियम, यहाँ पे आपको यूज करना है लिक्विड सोडियम। सो लिक्विड सोडियम used to control excess temperature, used to control excess temperature in reactor। in reactor, रिएक्टर में एक्सेस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि आपको इतना टेम्परेचर नहीं चाहिए। मान लीजिए कि एक ही स्टेप हुआ, एक ही स्टेप में आपका फर्स्ट स्टेप ही आपने रिएक्शन किया और फर्स्ट स्टेप में ही आपको टेम्परेचर मिल गया 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पहला ही चेंज हुआ और एक इतना टेम्परेचर मिल गया। आपको 5000 नहीं चाहिए, क्या करिएगा 5000 इतना हाई टेम्परेचर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिल गया, एनफ है। वाटर को स्टीम में तो कन्वर्ट करना होता है, स्टीम टर्बाइन चलाना होता है इससे, तो आपको 5000 डिग्री सेंटीग्रेड आपको जरूरत नहीं है इतना हाई टेम्परेचर का। तो एक स्टेप भी गया तो 5000 के जगह पे मुझे सिर्फ चाहिए था 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। 1000 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर पे रिएक्टर भी तो उसका भी तो सेल्फ ब्रेक करने का चांसेस रहता है। 5000 बहुत हाई टेम्परेचर है, फर्स्ट स्टेप में ही मिला, मुझे नहीं चाहिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर, और मुझे चाहिए था सिर्फ यहाँ पे स्लो करने के लिए लिक्विड सोडियम। लिक्विड सोडियम चारों तरफ से इस पर पाइपलाइन होता है, पाइपलाइन से वॉल के रास्ते से बीच के बीच में आपको ऐड किया जाता है लिक्विड सोडियम। ये है लिक्विड सोडियम। तो रिएक्टर का डिजाइनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें सप्लाई करना होता है लिक्विड सोडियम। ये लिक्विड सोडियम द कूलेंट होता है, ठंडा करता है, रिएक्टर के टेम्परेचर को डाउन करेगा। हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, जितना आपको चाहिए 1000 चाहिए तो 1000 तक लेके आएगा। ये कूलेंट का काम करता है। ये तो ये सब मेथड है जैसे आप रिएक्शन को स्लोली धीरे धीरे आप कंट्रोल कर सकते हैं। है तो रिएक्शन वही एटम बम वाला ही, रिएक्शन वही फिजन का ही रिएक्शन है, बट फिजन रिएक्शन अनकंट्रोल था। अगर आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एक्सेस न्यूट्रॉन को कंट्रोल करिए। जो न्यूट्रॉन अटैकिंग न्यूट्रॉन है उसकी स्पीड को स्लो कर दीजिए, चेन मत बनने दीजिए। टेम्परेचर भी मिला 5000 तो क्या करिएगा, 5000 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, कैसे स्टीम टरबाइन चलता है, वो मैं डिस्कस कर दूंगा अभी। सो आपको चाहिए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ही, 1000 एनफ बहुत है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। तो ठंडा करना है, ठंडा करने के लिए आप कूलेंट सप्लाई करेंगे, किनारे किनारे से चारों तरफ से लिक्विड सोडियम सप्लाई करते रहना और कूलेंट सप्लाई करना। अगर आप नहीं सप्लाई कीजिएगा 5000 टेम्परेचर रख दीजिएगा रिएक्टर का, तो 5000 टेम्परेचर पे तो ये जो ब्रिक, जो घर है आपका घर, मेरा घर, तो ब्रिक जो है, जो जितना ईंट है या कंक्रीट है या फिर आपको जो बिल्डिंग मटेरियल में आयरन आप यूज कर रहे हैं, सब गल जाएगा, सब गल जाता है। ठीक है, तो रिएक्टर भी इतना हैवी भी रिएक्टर रखिएगा तो भी गल जाएगा आपको। और हुआ था, जैसे आपको पता है कि सिर्फ 2 जगह एटम बम ब्लास्ट हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी पे, 3 जगह हुआ था। एक और है, वो इंसिडेंट्स है रसिया का 86 में, 1986 का इंसिडेंट था। वहाँ पे एक यूक्रेन, अब तो डिवाइड हो गया, रसिया का पहले पार्ट था, डिवाइड हुआ, तो यूक्रेन का एक शहर है चेर्नोबिल सिटी है, वो वहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर का बेस ही ब्लास्ट कर गया था। वो इसी के चलते लिक्विड सोडियम के चलते वहाँ जो कूलेंट का जो सप्लाई हुआ ना, कूलेंट का सप्लाई रुक गया।
और रुका, उसका बेस जो है ना, रिएक्टर का 4th नंबर यूनिट है, कई यूनिट 4 यूनिट था उसके अंदर, चौथा यूनिट का पूरा बेस जो हुआ नीचे से गल गया। और जब बेस गला, ये नीचे का पूरा बेस ही गल गया, इतना हाई टेम्परेचर है, नीचे मिट्टी है, पूरा बेस गला दिया और रिएक्टर हवा में आ गया। और एक बार ये हवा में आ गया एयर में, एटम बम ब्लास्ट, 10,000 लोग मरे थे। सो 1986 का इंसिडेंट था, ठीक है। सो रसिया में भी एक ब्लास्ट हुआ है, वहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट कर गया था, वो भी वर्ल्ड का बिग डिजास्टर माना जाता है। ह्यूमन एरर, मैन के थ्रू, मैन मेड एरर, जो मैन में मिस्टेक किया, लिक्विड सोडियम का सप्लाई रुका, पता नहीं चला, और पूरा रिएक्टर का टेम्परेचर बढ़ने से पूरा बेस गल गया और रिएक्टर बाहर आ गया। रिएक्टर बाहर एयर में आ गया, खुल गया उसका सिल, जो सिल कंटेनर है खुला, एटम बम हो गया और पूरा शहर खत्म हो गया था। अभी भी शहर में कोई नहीं रहता है, पूरा शहर आता है डिस्कवरी में, कई बार शो आता है चेरनोबिल सिटी के बारे में कि कौन सा यूनिट ब्लास्ट हुआ था, कैसे ब्लास्ट हो गया था। अभी भी शहर खाली, यूक्रेन का सिटी था। तो रिएक्टर में टेम्परेचर कंट्रोल करना जरूरी है, अगर टेम्परेचर नहीं कंट्रोल हुआ तो रिएक्टर ब्लास्ट करेगा। वो बाहर निकला तो एटम बम। एक इंसिडेंट और हुआ था बट बच गया था, वो ब्लास्ट नहीं हुआ, होते होते बचा था, ठीक है। जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट था। फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो सुनामी जब आया था, पूरा जापान में सुनामी जब आया था, तो उस समय रिएक्टर, वहाँ पे जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उसका रिएक्टर में भी सप्लाई रुक गया था, सोडियम का सप्लाई रुका था और रिएक्टर चल रहा था अंदर में। कूलेंट का सप्लाई रुक गया और रिएक्टर चल रहा है। लगा कि अब ब्लास्ट होगा, अब ब्लास्ट, धुआं भी देना शुरू कर दिया, बट बचा लिया उसको लोग। वो उसका पॉजिटिव पॉइंट ये था कि वो जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, एकदम सी फेसिंग था, एकदम समुद्र के एकदम किनारे था, और समुद्र के किनारे होने के चलते उसको बेनिफिट मिला, बच गया, ठीक है। वो जैसे ही सप्लाई रुका, और न्यूज़ में तो मैं न्यूज़ में भी देख रहा था उस समय जो सुनामी का आया था, कि वो फुकुशिमा पावर प्लांट में कई यूनिट था, उसके कई यूनिट के अंदर सप्लाई रुका था, और लगा कि अब ब्लास्ट हुआ ऐसे रिएक्टर शहर से दूर था, फिर भी अगर ब्लास्ट होता तो डैमेज तो करता है, शहर तक तो रेडिएशन चलाता है, ठीक है। तो बचा लिया उसको लोग, समुद्र के नज़दीक होने के चलते। वो पूरा उनका नेवी का जो है ऑफिसर, नेवी का जो शिप है, सब लग गया उसको बुझाने में, आग बुझाने में, कि किसी तरह वो ब्लास्ट ना हो। और उसके लिए समुद्र बगल में था, और समुद्र का पानी उठा कई तरीके से लोग, जस्ट शिप के थ्रू, जब हेलीकॉप्टर के थ्रू पूरा पानी उठाता, समुद्र से उठा के ले जाके बकेट ऊपर गिराता था, रिएक्टर के ऊपर। और आप बताइए, समुद्र के अंदर सबसे ज़्यादा कौन है? NaCl, सॉल्टी वाटर, नमकीन होता है, और सोडियम एक्ट एज कूलेंट, और ये तुरंत आग बुझाता है, सी वाटर, ठीक है। तो वो बहुत, मतलब 12-13 घंटे तक कंटिन्यूअस बोलते हैं कि वो उसके ऊपर पानी डालते रहा, कभी पानी बंद नहीं किया, एकदम ठंडा करते रहा, जब तक कि उन लोग ने अपना सप्लाई, मतलब रिएक्टर को रिपेयर कर लिया, जब तक अपना सप्लाई कंटिन्यू कर लिया, तब जाके छोड़ा उसको, ठीक है। तो वो बच गया था। वो भी लग रहा था कि ब्लास्ट होगा, बट बच गया था, ठीक है। सो सोडियम है द बेस्ट कूलेंट फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर, वो यूज करना है, अदरवाइज लिक्विड सोडियम सप्लाई रुका तो वो हाई टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और रिएक्टर ब्लास्ट कर जाएगा। तो यह सब मेथड कुछ कि आप कैसे आपको रिएक्टर को बचाना है। तो चेन बनने से रोकना है, रिएक्शन को बहुत स्लो करना है, चारों तरफ से उसमें लिक्विड सोडियम का सप्लाई करना है, और सील्डिंग मटेरियल, सील्ड करना है इसको। फोर्थ, सील्डिंग मटेरियल में इसमें 4 to 5 मीटर कंक्रीट वॉल प्लस अंदर में 20 सेंटीमीटर का लेड वॉल। सो अंदर में कोटिंग करना जरूरी है, इनर कोटिंग लेड से करना जरूरी है। अंदर का कोटिंग जो होगा, इनर कोटिंग लेड, ये कंक्रीट वॉल रहेगा 4-5 मीटर तक। ब्रिक वॉल नहीं होता, ब्रिक वॉल नहीं, पूरा ढलाई किया रहता, पूरा सीमेंटेड वॉल रहता है, तब पत्थर बन जाएगा, और वो भी 4-5 मीटर तक रहेगा।
और अंदर का इनर कोटिंग जो होगा, इनर जो शिल्डिंग होगा वो लेड से करना पड़ेगा, क्योंकि लेड जो है वो रेडिएशन को रोकेगा। ये है लेड, ये लेड वॉल, और वो भी काफ़ी थिकनेस का 20 सेंटीमीटर तक का लेड का शिल्डिंग करना पड़ेगा, ताकि ये कोई भी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन कोई बाहर नहीं आना चाहिए। और दीवार भी रहेगा तो 4 से 5 मीटर तक का दीवार आपको लेना पड़ता है। तो ये अंदर में लेड, चारों तरफ से लेड का शिल्डिंग करना होता है। सो लेड वॉल बनाना जरूरी है, और बाकी आपका 4-5 मीटर तक का पूरा कंक्रीट का ढलाई रहेगा वो, और लेड का वॉल। रेडिएशन से बचना होता है कि रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन बाहर नहीं आना चाहिए, अल्फा बीटा गामा रे, ये। और फ्यूल यूज करना है यूरेनियम 235, नहीं रहेगा तो एक प्लूटोनियम भी ऑप्शनल फ्यूल है। 5 फिर में हमें यूज करना है यूरेनियम 92 और 235, क्योंकि ये तो पूरा एटम बम वाला रिएक्शन है, और ये प्लूटोनियम भी आजकल यूज होता है। 94 और 239। तो ये प्लूटोनियम होता है यूज एज अ फ्यूल इन अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जहाँ वो फ्यूल खुद जनरेट करता है, तो आप लिख सकते हैं ये मेन तो फ्यूल यही है, यूरेनियम 235 बेस्ट है, और 239 यूज इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अपना फ्यूल खुद जनरेट करता है, वहाँ पे आप 239 भी यूज़ कर सकते हैं, यूरेनियम 92 और 238 यूज़ कर सकते हैं। ये 0 न्यूट्रॉन 1 अटैक करेगा यहाँ पे, और ये बना देता है यूरेनियम 92 और 239। यहाँ से फिर बीटा इमिट करता है। सो जैसे बीटा इमिट करेगा, यहाँ हो गया 93 नेपच्यूनियन हो गया, ये हो गया 239, फिर से बीटा इमिट करेगा, और बीटा इमिट करके यहाँ पे बना देता है प्लूटोनियम, ये है 94 239, ये प्लूटोनियम। तो ये खुद अपना फ्यूल खुद जनरेट करता है, बट ये ऐसे रिएक्टर को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं, जो 238 से भी फ्यूल जनरेट कर लेता है। तो ये था आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइनिंग। इसमें क्या क्या आपको कंट्रोल करने के लिए यूज करना है वो मैंने डिस्कस कर दिया। कैसे वर्क करता है न्यूक्लियर रिएक्टर वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। थोड़ा बड़ा फिगर है, तो बड़ा फिगर मैं यहाँ पहले बना देता हूँ, फिर मैं समझा देता हूँ आपको। सो नेक्स्ट द वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर मैं समझा दे रहा हूँ। मैंने फिगर बना लिया, और फिगर बना करके मैं अब आपको समझा देता हूँ। ये यूनिट तो समझ में आ रहा है, ये इस यूनिट में तो सब पढ़ा हुआ है। ये है न्यूक्लियर रिएक्टर, ये कंक्रीट वॉल है 4 to 5 मीटर का, 20 सेंटीमीटर का लेड का शिल्डिंग है। अंदर में एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहाँ पे मेन फ्यूल रखेंगे, ये न्यूट्रॉन आएगा, यहाँ इन दोनों के रास्ते में बीच में मॉडरेटर लगा देंगे। इधर आपका कंट्रोलर रॉड रहता है, रॉड जो होता है एक्सिस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है ताकि चेन न बन पाए रिएक्शन। ये स्पीड को स्लो करेगा। बीच में अंदर में भी चाहे बाहर में दीवार के साइड से लिक्विड सोडियम सप्लाई करना है, जो कूलेंट रहेगा, जो ठंडा करेगा, और रिएक्टर का टेम्परेचर 1000 मेंटेन करेगा। 1000 पे टेम्परेचर पे कोई डैमेज नहीं होगा। 5000 बहुत हाई टेम्परेचर है, जिससे आपका शिल्डिंग जो मटेरियल है वो क्रैक आ सकता है और रिएक्टर गल सकता है। ठीक है, तो 1000 करना है, वो लिक्विड सोडियम कर देता है, कूलेंट का काम करेगा। बाकी ये रिएक्शन कंट्रोल करने का मेथड ये सब पढ़ा हुआ है, अभी आप पढ़ चुके हैं सब चीज़ें। अब क्या है कि जो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट किया जो फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू, और वो आप इस एनर्जी को आप पास करिए। अब इस एनर्जी को जो आपका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसको ये पाइप के थ्रू जो होता है बॉयलर, इसके सामने इससे जस्ट असेंबल किया रहता है। सामने पैरेलल में एक यूनिट लगाते हैं बॉयलर में वाटर रहता है, यहाँ पानी रहेगा, और जैसे ही ये एनर्जी, ये पूरा एनर्जी यहाँ पे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड सामने पास करिएगा, बॉयलर पानी में जाएगा इतना हाई एनर्जी, और वहाँ से स्टीम जनरेट करेगा। पानी को जैसे ही हीट करते हैं, जैसे घर में हम लोग खाना बनाते हैं, बॉयल किया, बॉयल करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, यहाँ तो बहुत हाई है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सेस टेम्परेचर है। एक्सेस टेम्परेचर पे ये बॉयल करना शुरू करेगा।
सो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल करेगा और बॉयल कर करके यहाँ से स्टीम जनरेट करेगा। ठीक है, बॉयलर का कॉन्सेप्ट है स्टीम जनरेट करना। ठीक है, स्टीम में एनर्जी क्या होता है, एक्सेस। आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे, और फिजिक्स आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, तो आप पढ़े हुए हैं कि हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम में स्टीम का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, नियरली 10 टाइम होता है, 9.6 होता है, बट 10 टाइम अप्रोक्सीमेटली माना जाता है। तो हमें जनरेट करना है स्टीम जनरेट करना, तो ये हीट एनर्जी जो है वो पैरेलल बॉयलर में पास कर देंगे, वहाँ से स्टीम जनरेट करेगा। पाइपलाइन लगा रहता है, ये पाइप से थ्रू स्टीम पास करेगा और स्टीम को इसके पैरेलल में एक स्टीम टरबाइन रहेगा, स्टीम टरबाइन रहेगा। ये सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे केमिकल एनर्जी, द न्यूक्लियर एनर्जी इन द हीट एनर्जी इनटू स्टीम एनर्जी। ये स्टीम अपनी एनर्जी जो होगा स्टीम टरबाइन पे, टरबाइन से ब्लेड्स रहते हैं, टरबाइन में ब्लेड रहते हैं, जैसे एनर्जी मिलेगा वो रोटेशन शुरू कर देगा और रोटेशन करके ये एनर्जी से रोटेट करेगा और सब वाटर के नीचे फिर उसके बाद वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर है, स्टीम अपनी सारी एनर्जी लगा देगा इसको रोटेशन करने में, और जब सारा एनर्जी इसको दे देगा टरबाइन को रोटेशनल मोशन में, तो वो स्टीम खुद वाटर में कन्वर्ट कर जाएगा, जिसको पंप कर करके यहाँ पंप लगा देंगे और वाटर को फिर से यूज करेंगे, रिसाइकिल कर देंगे। चलिए, इसका जैसे ब्लेड रोटेट करेगा, स्टीम टरबाइन का ब्लेड ऐसे रोटेशन शुरू कर देंगे, और जैसे ही रोटेशन करेंगे इसके पैरेलल में एक जनरेटर कपल करना है, इसके सामने में एक जनरेटर रखना है। और जनरेटर जो कि 12th क्लास का फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। यहाँ ये रोटेटिंग, ये साफ्ट है, इससे अटैच होगा और जैसे ये रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन होता है, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट जनरेट करता है। और वही इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में, मेरे घर में जो अभी बल्ब चल रहा है वो यही अल्टरनेटिंग करंट है, एसी है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइनिंग और कैसे वर्क करता है वो सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये आप जब बड़े हो जाएंगे का मतलब आप बीटेक कर लेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप कोई कंपनी में वर्क करेंगे तो आप सारी चीज़ें देख लेंगे, सब आपके सामने से गुजरेगा। अब फिगर में लग रहा है बॉयलर है, जस्ट ऐसे गर्म कर दिए, पानी रखना है, गर्म करना है। भाई बॉयलर जब देखेंगे तो बॉयलर 10 फ्लोर का बिल्डिंग जैसा होता है, कई फ्लोर रहते हैं, लिफ्ट रहता है बॉयलर के अंदर, हर फ्लोर पे कई इंजीनियर वर्क करते रहते हैं बॉयलर के अंदर। तो बॉयलर जो फिगर दिख रहा है कि वो छोटा सा बॉयलर है, बड़ा बॉयलर होता है, बहुत बड़ा होता है। इसमें कई फ्लोर पे, हर फ्लोर पे सब एक टीम रहता है इंजीनियर का, वो हमेशा प्रेशर चेक करना, देखते रहना कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो ये बड़ा सा, ये छोटा सा देखने में लग रहा है, बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके पैरेलल में रखना है बॉयलर रखना है उसके सामने स्टीम टरबाइन से कपल करना है जनरेटर। और ये सारा असेंबली, कहीं भी चीज़ें लॉस नहीं हो रहा है, देखिएगा कहीं लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर है। ये न्यूक्लियर एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी, स्टीम एनर्जी रोटेशनल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी, वहाँ से कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और कोई चीज़ वेस्ट नहीं हुआ, सारा चीज़ें रिसाइकिल होते गया। अपना जैसे ही ये स्टीम ने अपना एनर्जी ट्रांसफ़र किया, वाटर में कन्वर्ट कर गया, स्टीम अपना एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा वाटर, और वाटर पानी नीचे गिर जाएगा। इसको पंपिंग करके वापस कर लेते हैं। हर इलेक्ट्रिक जनरेशन यूनिट का जो होता है नियरली सेम ही रहता है। इलेक्ट्रिसिटी जितना, जैसे हम लोग कंट्री में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बहुत सारे इंजीनियर, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगे, मैकेनिकल बनेंगे, तो बहुत सारे लोग एनटीपीसी में जॉब करते हैं। अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। बिहार में भी 2 यूनिट है, एक भागलपुर कहलगांव में और एक बाढ़ में हुआ। सो दोनों यूनिट जो है वर्किंग यूनिट है। ठीक है, बहुत सारे इंजीनियर लोग वहाँ पे वर्क करते हैं, पूरा उनका एक टाउनशिप होता है। काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल है। आप भी जब बड़े होंगे, जब इंजीनियरिंग करेंगे, तो आपका भी ड्रीम जॉब रहेगा कि एनटीपीसी के साथ वर्क करेंगे। तो वहाँ सारा कुछ सेम दिखेगा, ये यूनिट सेम रहेगा। यहाँ बस अलग हो जाएगा। ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो यहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, उसके जगह, इस जगह पे यूरेनियम की जगह एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर में वहाँ कोयला जलाते हैं लोग, कोयला जलाते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोयला, यहाँ पे ये इस यूनिट में कोयला जलेगा। यहाँ पे कोयला ऐसे जलाना है और बहुत सारा कोयला, कई ट्रक का ट्रक दिन भर में जल जाता है कोयला। तो कोयला जलेगा और वहाँ से सब असेंबली सेम रहेगा। यहाँ से हीट जनरेट होगा, हीट को भेज देंगे बॉयलर में। बॉयलर पे देखेंगे तो बहुत सारे एनटीपीसी का बॉयलर है, 8 फ्लोर का है, बहुत सारे हर
फ्लोर पे साइंटिस्ट लोग या इंजीनियर हैं वर्क करते रहते हैं, चेक करते रहेंगे कि सब कुछ सही यूनिफॉर्म में चल रहा है। ये बॉयलर काफ़ी बड़ा होता है। ये बॉयलर से नाव यहाँ से स्टीम जनरेट करेगा, स्टीम पाइप होता है, स्टीम पाइप के थ्रू स्टीम को ट्रांसफ़र करेंगे। ये स्टीम टरबाइन है, टरबाइन भी आपको काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा टरबाइन जो होता है ये 20 मीटर 25 मीटर का टरबाइन जो है वो BHEL बनाती है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। BHEL का नाम सुने होंगे, ये भी एक बेस्ट कंपनी में आता है, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड वो टरबाइन, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, जनरेटर, मोटर ये सब बनाते हैं, हैवी मशीनरी। तो जब आप टरबाइन देखेंगे तो टरबाइन भी आपको एक टरबाइन 20 25 मीटर लंबा एकदम टरबाइन होता है। तो टरबाइन है, इसके ऊपर जस्ट ब्लेड लगे रहते हैं। जैसे इसमें स्टीम जाएगा वो रोटेशन शुरू कर देगा, रोटेशन के बाद ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा। जनरेटर आता है, जनरेटर भी खूब बड़ा बड़ा, जितना बड़ा आपका घर होगा सोचिए, इमेजिन करिए। एक तो जनरेटर हम लोग के क्लासरूम के बाहर लगा हुआ है, कितना छोटा सा जनरेटर है, ठीक है। ये जो थर्मल पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जनरेटर होते हैं, जितना बड़ा आपका घर होगा, मान लीजिए आपका घर 4000 स्क्वायर मीटर, उतना बड़ा जनरेटर आता है, उतना बड़ा बड़ा जनरेटर आता है। सब बनाती है BHEL। ये जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये भी एक बेस्ट कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। NTPC जैसी ही है। जैसे आप बड़े बनेंगे, जब आप BTech कंप्लीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सब कंपनियों में आप जॉब कर सकते हैं, और अच्छी PSU कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो ये लोग जनरेटर बनाना, टरबाइन बनाना, बॉयलर बनाना और रिएक्टर की डिजाइनिंग करना। रिएक्टर का डिजाइनिंग जो सेल बनाने में L&T भी करता है, L&T लार्सन एंड टोब्रो, वो भी अच्छी कंपनी, वो बट प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट है। बाकी BHEL, NTPC, PSU है। PSU का मतलब आधा पब्लिक आधा गवर्नमेंट। PSU का मतलब होता है गवर्नमेंट का भी होल्डिंग रहेगा 50% और 50% प्राइवेट रहता है। PSU इसको बोलते हैं, जिसमें एकदम वर्क कल्चर बहुत अच्छा रहेगा, एकदम सरकारी की तरह नहीं रहता। वर्क कल्चर एकदम अच्छा रहता है, आपको ड्यूटी देना पड़ता है, 8 घंटे जाना पड़ता है आपको, ठीक है, एकदम टाइम पे जाना पड़ता है। तो PSU प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां होती हैं जिसमें एकदम डिसिप्लिन में काम होता है, काफ़ी डिसिप्लिन रहता है, और अच्छी कंपनी, अच्छी लाइफ स्टाइल है उसमें। तो ये आपका वर्किंग है, सेक्शन है। कोई भी पावर प्लांट जो होता है, थर्मल पावर प्लांट NTPC में यहाँ कोयला जलाना होगा। कुछ गैस पावर प्लांट होते हैं तो यहाँ गैस जलाना होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो न्यूक्लियर फ्यूल यहाँ पे जस्ट रिएक्शन करना होता है। बाकी ये तीनों यूनिट तो हर पावर प्लांट का सेम ही रहता है, सब में सेम रहेगा कि सब में टरबाइन रहेगा, बॉयलर रहेगा, जनरेटर रहेगा, और सारा कुछ वर्किंग सेम रहता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन है। ये जो रिएक्टर है ये वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यही माना जाता है। आप कोयला जलाएंगे, NTPC में कोयला जलता है, उसी से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। अब कोयला कई हजारों टन कोयला जलता है दिन भर में, और जब इतना सारा कोयला जलेगा CO2 गैस बनेगा, कार्बन इमिशन होगा। कार्बन इमिशन से रिलेट करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग में पूरा एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, पोल्यूशन भी आएगा, ठीक है। तो इसमें जीरो पोल्यूशन बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यहाँ जीरो पोल्यूशन, ठीक है। एकदम एक बार इंस्टॉल कर दीजिए, 25 ईयर तक वर्किंग रहता है। केवल फ्यूल चेंज करना होता है, और फ्यूल में इसमें भी मैन पावर नहीं, रोबोटिक वर्क होता है। इसमें जितने क्लीनिंग है, चेंजिंग होता है, सब रोबोटिक वर्क होता है, सब रोबोट रहता है। डिजाइन क्या रहता है कि आप अंदर जाएगा, रोबोट जाकर के यहाँ फ्यूल चेंज करेगा, क्लीनिंग करेगा, साफ करेगा, बाहर निकालेगा, सब चीज़ों को जस्ट डंप किया जाता है, सिल्ट करके उसको। तो ये रोबोटिक है, इसमें जीरो कार्बन इमिशन, जीरो इमिशन होता है, कहीं इमिशन नहीं है इसके अंदर। तो ये सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट इसको इंस्टॉल करना, ये जो यूरेनियम फ्यूल है वो बड़ा रेयर है। यूरेनियम फ्यूल बहुत रेयर है, वो नहीं मिल पाता है। तो ये आपको पढ़ना था। सो एटम बम हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइनिंग हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोजन बम। छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को, मैं ख़त्म करेंगे आज हम। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है द न्यूक्लियर फ्यूजन। एकदम आसान है, मेन फिजन है, फिजन कंट्रोल और अनकंट्रोल दोनों पढ़ना था वो, और फ्यूजन एकदम एक चीज छोटा सा आपका। सो फ्यूजन हाइड्रोजन बम जो होता है, ठीक है, वो काफ़ी हैवी होता है, ठीक है। उससे एनर्जी, जो एटम बम है उससे एनर्जी 10 टाइम ज़्यादा होता है इसका, ठीक है। इसमें 10 टाइम मोर एनर्जी जनरेट करता है।
तो न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन में हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में एक ड्यूट्रियम एक ट्राइटियम, 2 आइसोटोप्स जो है वो फ्यूज करते हैं, फ्यूजन करना है, इनको कंबाइन करना है, एडिशन करना है। तो 2 आइसोटोप्स नज़दीक नज़दीक ला करके इनको फ्यूज करना होता है, ऐसे सटाना होता है, ठीक है। सो 2 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन वो फ्यूजन, फ्यूजन इज कॉल्ड एडिशन, ऐड करेंगे तो ये बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ 2 He4, यहाँ पे 2 हो गया और ऊपर में 5 है तो एक न्यूट्रॉन जनरेट करता है और यहाँ से 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड एनर्जी जनरेट होता है। जबकि फ्यूजन में एटम बम में 1 लाख जनरेट होता था। बट इसमें एक कंडीशन है, ठीक है, कि अगर आप इनको फ्यूजन करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप इनको जोड़ना चाह रहे हैं, अगर इन दोनों को न्यूक्लियस को आपस में ऐसे सटाना चाह रहे हैं, फ्यूजन करना चाह रहे हैं, सो 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड, इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड होगा, ये इतना दीजिएगा। तब पहले 1 लाख ही बोलता है कि पहले मुझे 1 लाख टेम्परेचर दीजिए, तब बदले में 10 लाख टेम्परेचर दूंगा, ठीक है। तो ये पहले कंडीशन रखता है। ये जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम कंडीशन रखता है कि अगर मुझे जोड़ना है हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स ड्यूट्रियम ट्राइटियम को जोड़ना है तो जोड़ने के बाद 10 लाख मिलेगा। तो ये पहले ही कंडीशन लगा देता है कि अगर आप मुझे 1 लाख दोगे, 1 लाख टेम्परेचर दोगे तो मैं जुटूंगा और जुट करके फिर हम 10 लाख जनरेट करेंगे हम लोग मिलकर के। लोगों ने पूछा कि क्यों चाहिए आपको 1 लाख, क्यों चाहिए 1 लाख, हर एग्जाम में पूछा गया, नीट में भी पूछा गया, क्यों आपको 1 लाख चाहिए। तो ये बोला कि ऐसा है कि हम लोग का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्लस जेडी 2 न्यूक्लियस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा, बहुत तेज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलॉम्बिक रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दीजिएगा तब ना होगा। तो इनसे पूछा गया कि क्यों आपको चाहिए 1 लाख टेम्परेचर की, आप 10 लाख जनरेट करेंगे, उसके लिए 1 लाख क्यों चाहिए। तो ये बोला कि हमको 1 लाख इसलिए चाहिए कि अगर हमें 2 न्यूक्लियस हूँ, मैं न्यूक्लियस हूँ, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज होता है प्लस जेडी, और अगर दोनों को सटाइएगा तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन आएगा। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए, बैलेंसिंग करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दीजिए। तो पूछा गया कितना एनर्जी, तो बोला कि 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड दीजिए, तब हम जुड़ेंगे। आया हुआ हर एग्जाम में 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन बिकॉज द न्यूक्लियस गेट सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स। वो दोनों जुटने से मना कर रहा है, तो उसको बोला कि आप अगर सटाना है तो 1 लाख दीजिए। अब मैं अर्थ पे सोचने लगा कि 1 लाख कहाँ से आएगा। तब याद आया, अरे 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का तो एक ही सोर्स है, वो टेम्परेचर का सोर्स है एटम बम। फ्यूजन, पहले फ्यूजन होगा फिर फ्यूजन होगा, पहले फ्यूजन होगा, पहले एटम बम ब्लास्ट होगा, 1 लाख जनरेट करेगा, 1 लाख जनरेट करने के बाद वो 1 लाख मैं इसको दे दूंगा, ये लेकर के 10 लाख जनरेट कर देगा। तो फ्यूजन के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस को सटाने की कोशिश करिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सन फोर्स नहीं सटने देगा। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको हाई एनर्जी, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वो जाके सट जाए। वो हाई टेम्परेचर है 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, और वो 1 लाख टेम्परेचर कहाँ से आएगा, तो वो टेम्परेचर आएगा थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन एटम बम बनाइए, पहले एटम बम डिजाइन करिए, एटम बम में थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, हाइड्रोजन बम बन जाएगा। क्या करेक्शन करना है, तो सिंपल सा, आप पढ़ चुके हैं डिजाइन ऑफ एटम बम। एटम बम का डिजाइनिंग ऐसे था, मैंने पढ़ाया था आपको कि ये एटम बम का यूरेनियम का 6 चैम्बर एटम बम है। तो ये 6 की जगह आप 7 चैम्बर कर लीजिएगा। बोलिएगा कि वही सारा मैकेनिज्म, वही सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया था कि ये सब वही सारा चैम्बर रहेगा, ये फैन सिस्टम रहेगा, यहाँ लॉकिंग सिस्टम बनाना है, ये सब अटैच रहेगा, स्क्रू मैकेनिज्म रखना है आपको, सेम कॉन्सेप्ट ऐसे स्क्रू वाला सिस्टम आपको रखना है। और स्क्रू सिस्टम में ऐसे 6 चैम्बर बनाना है और 2 चैम्बर खाली रखना है। लीजिए, यहाँ यूरेनियम रख लीजिएगा, यहाँ यूरेनियम रखिएगा, यूरेनियम रखिएगा, ये पूरा चैम्बर में यूरेनियम भरिएगा। मैंने आपको डिजाइनिंग समझाया था आपको, ये पूरे चैम्बर में यूरेनियम कर लीजिएगा। बीच रास्ते में एयर छोड़ दीजिएगा, एयर का मतलब हुआ 0 न्यूट्रॉन 1, और इस रास्ते में, इस बीच वाले में एक गैप में हाइड्रोजन का आइसोटोप्स रख दीजिएगा 1H2
और फिर रख लीजिएगा 1H3। ये आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 1H2 1H3 एक गैप में ये डाल दीजिएगा और फिर यूरेनियम रखिए। और इसमें थोड़ा ज़्यादा यूरेनियम रखना पड़ता है क्योंकि ये नहीं कि ये 2 ही स्टेप बाद रिएक्शन बंद हो जाए, 3 स्टेप 4 स्टेप तक जाए, इसलिए थोड़ा ये हैवी होता है। ये हाइड्रोजन बम थोड़ा हैवी रहेगा, तो ज़्यादा यूरेनियम इसमें रखना है। तो यूरेनियम नेक्स्ट रख लीजिए, फिर यूरेनियम रखिए, नेक्स्ट यूरेनियम रखिए, ऐसे इस टाइप का। तो सेम कॉन्सेप्ट, वर्किंग कॉन्सेप्ट सेम है। ड्रॉप करना है, लॉक को हटा देना है, लॉक को हटा के ड्रॉप करना है, और जैसे ड्रॉप करेंगे आपका ये ब्लेड रोटेट करेगा। ब्लेड जैसे जैसे रोटेट करेगा, फैन रोटेशन में सॉफ्ट खुलते जाएगा, एक एक ऊपर आएगा, सारा यूरेनियम एक साथ एटम बम का डिजाइन हो जाएगा। और जैसे ही एटम बम ब्लास्ट करेगा बीच में आ जाएगा ये दोनों। एटम बम का ये वेट ही कर रहा था कि एटम बम ब्लास्ट हो, 1 लाख मिले, और 1 लाख मिलते ही ये अपने में आपस में फ्यूज कर जाएगा। सो हाइड्रोजन बम तभी डिजाइन होगा जब पहले कोई कंट्री एटम बम का डिजाइनिंग जानता है। तो इसमें फ्यूजन इज पॉसिबल आफ्टर फ्यूजन रिएक्शन। पहले फ्यूजन होगा, उसके बाद फ्यूजन होगा। क्यों ऐसा हो रहा है उसका ये कंडीशन, क्योंकि जब फ्यूजन होगा तो फ्यूजन में 1 लाख टेम्परेचर जनरेट करेगा, और 1 लाख टेम्परेचर को जब आप दोनों फ्यूज करेगा तो फ्यूज करते ही 10 लाख टेम्परेचर आ जाएगा आपका। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड और एक सन के अंदर जो रिएक्शन है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। सो लास्ट पॉइंट, सन के बारे में जानना है। जैसे हाइड्रोजन बम, एक तो हाइड्रोजन बम लैब में बनाया जाता है, एटम बम लैब में बनाते हैं, हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करता है। एटम बम, हाइड्रोजन बम, नेचुरल हाइड्रोजन बम। कोई पूछता है कि नेचुरल हाइड्रोजन बम, क्या आपने हाइड्रोजन बम कभी देखा है? तो आंसर है यस, आपने देखा है। ठीक है, सन, जो नेचुरल हाइड्रोजन बम का एग्जांपल सन। ठीक है, एनी स्टार, सन या एनी स्टार, कोई भी ऐसा स्टार जिसका टेम्परेचर 10 लाख से ऊपर हो, वो सब स्टार पे एक ही रिएक्शन हो सकता है, वो है फ्यूजन रिएक्शन है। ठीक है, सो नेचुरल जो हाइड्रोजन बम है एग्जांपल सन हो गया। सन जो सुबह में देखते हैं, सन का जो बॉल दिखता है रेड कलर का बॉल, वो हाइड्रोजन बम है। ठीक है, हाइड्रोजन बम है। कई लोग बोलते हैं सर हाइड्रोजन बम है तो हाइड्रोजन बम से क्यों नहीं एनर्जी निकलता है? अरे भाई निकलता है, आप सब जानते हैं, सब निकलता है। सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है और सन से सब कुछ निकलता है। कॉस्मिक, गामा, एक्स रे, विजिबल, कॉस्मिक, गामा, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, जितना रेडिएशन है सब निकलता है। बट हम लोग के लिए अर्थ पे एक अम्ब्रेला, प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला है, जानते हैं, ओजोन लेयर, जो रेडिएशन को, हार्मफुल रेडिएशन को आने नहीं देता। गामा भी निकलता है बट गामा को आने नहीं देगा, गामा को भगा देता है वो। आप पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सब चीज़। तो सन जो है वो हाइड्रोजन बम के एक सोर्स है, नेचुरल हाइड्रोजन बम है। उनके सरफेस पे जो प्रोटोन साइकिल फ्यूजन रिएक्शन होता है, उनके सरफेस से प्रोटोन जो होता है फ्यूज करते हैं 4 एटम, और हीलियम का फॉर्मेशन होता है, और उसी रिएक्शन के थ्रू वो एनर्जी जनरेट करते हैं, जो कि हम लोग के पास एनर्जी आता है। काफ़ी दूर है सन, तो हम लोग के पास सिर्फ जो एनर्जी सन का एनर्जी आता है, हल्का फुल्का अल्ट्रावायलेट आ जाता है, विजुअल आ जाएगा, इंफ्रारेड हीट आ जाता है। ये एनर्जी जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, वही रेडिएशन आता है आपको। बाकी जितने पेनिट्रेटिंग हाई एनर्जी रेडिएशन है वो ओजोन लेयर फिल्टर कर देता है आपको। कौन सा रिएक्शन है फ्यूजन रिएक्शन, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सन सरफेस पे जो फ्यूजन रिएक्शन है मैं बैलेंस करना होगा। मैं देखता हूँ 1H1 ये प्रोटोन और 1H1 ये प्रोटोन, ये फ्यूज करता है और फ्यूज करके यहाँ पे पहले 1H2 बनाएगा। बैलेंस करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन 0 ये पॉजिट्रॉन बनाता है। नेक्स्ट स्टेप ये है 1H2, फिर से 1H1 इसे कंबाइन कर लेगा और कंबाइन करके यहाँ बनाता है 2, और यहाँ पे हीलियम और ऊपर में 3 बना देगा और साथ में गामा, ये गामा फोटोन बना देगा। नेक्स्ट ये जो 2 और हीलियम और ये 3 है, और फिर से ये 2 और हीलियम और ये 3 ये आपस में कंबाइन कर जाएगा, और कंबाइन करके यहाँ बना देता है 2 हीलियम 4, 2 हीलियम 4, और यहाँ पे हो गया 6। सो 1H1 1H1 चेक करेंगे, नीचे में 4 हो गया, ऊपर में 6, यस बैलेंस रिएक्शन। अब मैं इसको जस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ और फाइनल एडिशन करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 2 हीलियम चाहिए 3 वाला, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है।
2 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है कि ताकि ये मेरा कट जाए। ये 2 है ना हीलियम, यहाँ पे 1 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल करना है। अब यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन आ जाएगा, उसको कैंसिल करने के लिए फिर से मुझे 2 मल्टीप्लाई करना चाहिए यहाँ पे, और जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करेंगे ये और ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 2 है 1h1 और यहाँ पे 2 1h1 है, तो ये और इससे कैंसिल हो गया ऐसे। फाइनली अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 और 2 4, ये फाइनली आ गया 1h1 प्लस 1h1 प्लस 1h1 प्लस 1h1 ऐसे। ये चारों जो होता है वो 4 हाइड्रोजन आइटम, इसी को प्रोटोन हाइड्रोजन को प्रोटोन भी बोलते हैं, ये फ्यूजन करेगा, ये सब के सब फ्यूजन करेगा, मिक्स करेगा। और जस्ट फ्यूज करने के बाद यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है 2 हीलियम 4 बना। और क्या बना, यहाँ बना, यहाँ 2 और 1 इलेक्ट्रॉन 0 ये बना। और क्या बन रहा है यहाँ पे गामा फोटोन, 2 गामा फोटोन 0 0। बैलेंसिंग कर लेंगे एक बार, नीचे में 4 हो गया, 2 और 2 4, ऊपर भी 4 है, एकदम बैलेंस है। प्लस यहाँ पे 10 पे पावर 6 और डिग्री सेंटीग्रेड, इतना हाई एनर्जी, 10 लाख टेम्परेचर इतना मिलता है। यही है फ्यूजन, प्रोटोन साइकिल, इसी को प्रोटोन साइकिल। फ्यूजन है। कई लोग बोलते हैं क्लास के बाद कि सर यहाँ पे कहाँ 1 लाख आया है, 1 लाख कहाँ से आया? सन का सरफेस स्टिल अननोन, सन के बारे में बहुत कम नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज है। क्वेश्चन है कैसे ये लोग, जब कोई सन को के ऊपर गया ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, तो कैसे ये लोग पहचान लिए कि ये रिएक्शन हो रहा है? ये एक इमेजिनेशन रिएक्शन है, इसलिए कि सन के बहुत पास जब जाएंगे तो सन के सरफेस से ये गैस खूब निकलते रहता है, हीलियम गैस निकलते रहता है, सन से इमिट होते रहता है हीलियम गैस। तो वो हीलियम से इमेजिन किया गया है, ये साइंटिस्ट लोगों का इमेजिनेशन है और स्टिल अननोन फैक्ट है कि आखिर आया कहाँ से। अगर इनको फ्यूज करना है तो फ्यूज करने के लिए पहले 1 लाख आएगा, तब ना 10 लाख आएगा, उधर जनरेट होगा, बट वो कहाँ से आया स्टिल अननोन। बहुत चीज़ें साइंस में अननोन है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सन के सरफेस के बारे में बस एक इमेजिनेशन थ्योरी है कि ये प्रोटोन फ्यूजन रिएक्शन साइकिल फ्यूज करता है और ये जनरेट करता है और वहाँ से एनर्जी निकलेगा, वो 10 पे पावर 6 मतलब 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में। बाकी आगे साइंस में ये बना रूल कि अगर टेम्परेचर ऑफ स्टार, एनी स्टार, अगर किसी भी स्टार का टेम्परेचर ऑफ स्टार, कोई भी स्टार का टेम्परेचर अगर लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन 10 पे पावर 6 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन है, सो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन। 10 लाख या उससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो बस एक ही रीजन है, ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। सो ये इसका रीजन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन सरफेस ऑफ स्टार। तो स्टार के सरफेस पे न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होता है। सन के बारे में जानना था कि प्रोटोन साइकिल, उनके सरफेस पे एक इमेजिनेशन थ्योरी है जिसके चलते वो सन एनर्जी जनरेट करते हैं। बाकी ये कहाँ से आया 1 लाख की वो 10 लाख जनरेट हुआ, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कोई भी साइंस में कई फैक्ट होते हैं अननोन है, तो वो ये एक इसमें आता है प्रोटोन साइकिल। लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है हीलियम के फॉर्मेशन के चलते। तो कोई भी स्टार, कोई भी सरफेस पे जो है वो अगर स्टार है और वहाँ टेम्परेचर 10 लाख या उससे ज़्यादा है, फ्यूजन रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। 1 लाख है तो फ्यूजन हो गया, 10 लाख हुआ तो फ्यूजन हुआ, ये हो गया आपका। सन का सरफेस जो है वो लोग बोलते हैं कि सन का जो सरफेस है, इस सरफेस का टेम्परेचर जो है द सन, इनके सरफेस का टेम्परेचर जो हुआ वो 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड 60। ये अब ये हाई एनर्जी जनरेट करते हैं, यहाँ से आपका न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू, ये हाइड्रोजन बम है, फ्यूजन के थ्रू ये एनर्जी जनरेट करते हैं। तो सन का सरफेस जो होता है वो एक प्लाज्मा स्टेट बोला जाता है। ये सब जस्ट एक इमेजिनेशन थ्योरी है कि आखिर 10 लाख टेम्परेचर कैसे रहता है। सन का बॉल तो हमेशा देखते हैं, जब भी सुबह देखेंगे तो एक स्फेरिकल बॉल दिखता है, तो आखिर 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर
कैसे रखते हैं सन, क्यों नहीं उनका बॉल ब्लास्ट कर जाता है, फट जाता है। तो ये इसमें नॉलेज है कि इसका कॉन्सेप्ट होता है कि प्लाज्मा स्टेट होता है, और प्लाज्मा स्टेट जो होता है मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के फेज में जो है वो एक प्लाज्मा स्टेट है, जिसमें ये सन का सरफेस जो रहता है वो प्लाज्मा के स्टेट में वहाँ पे बहुत क्लोज पिक्चर लेता है। लोग तो बोलते हैं एकदम धुआं निकलते रहेगा, लिक्विड ज्वालामुखी फटते रहेगा, और सॉलिड क्योंकि ये एकदम स्फेयर की तरफ है तो सॉलिड बाउंड्री भी रहता है उसमें। बहुत क्लोज पिक्चर में लोग दिखा देंगे कि इसमें से एकदम ज्वालामुखी, एकदम वोल्केनिक इरप्शन होते रहता है, ब्लास्ट होते रहेगा, धुआं निकलते रहेगा, लिक्विड रहेगा, और एक सॉलिड बाउंड्री बना रहता है स्फेयर के जो है। तो तीनों फेज होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फेज में, जिसमें इतना हाई टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्टोर हो जाता है। क्या इसको लैब में बना सकते हैं? लैब में ऐसा एक कोई प्लाज्मा स्टेट बना सकते हैं जिसमें हम लोग इतने हाई टेम्परेचर, क्योंकि अगर आप बना लीजिएगा, इतने हाई टेम्परेचर रख लीजिएगा, तब तो एनर्जी का सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। सन लाखों साल से हम लोग के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, और एक साल लाखों साल से है। तो लोग प्लान करता है कि ऐसा कोई हम लोग आर्टिफिशियल सन बना सकते हैं जिसके अंदर हम लोग 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड या एक्सेस एनर्जी स्टोर करते हैं, जो प्लाज्मा स्टेट। सो हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं। देखिए, स्टिल मैंने आपको बताया कि सन के बारे में अभी बहुत सारा फैक्ट अननोन है, क्योंकि वहाँ कोई जा नहीं सकता है। बहुत क्लोज से जाके पिक्चर ले सकते हैं, बहुत क्लोज भी नहीं जा सकते हैं, दूर से ही इसका जितना हीट कोई भी एयरक्राफ्ट है या कोई बॉडी जितना हीट बर्दाश्त कर सकता है, जितना वहाँ तक रेंज तक जाता है, लैंडिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। स्टिल अननोन है इनके बारे में, सन के बारे में, ठीक है। बट सम मूवी, अगर आप मूवी देखते होंगे तो कुछ साइंस फिक्शन मूवी, जिसमें स्पाइडरमैन पार्ट 2 था, उसमें स्पाइडरमैन पार्ट 2 में कुछ आर्टिफिशियल सन का डिजाइन किया गया था। आर्टिफिशियल सन का बॉल लेकर के घूमते रहता है वो लोग, वो हुआ। तो कई साइंस फिक्शन मूवी, जेम्स बॉन्ड की भी एक मूवी थी, डाई अनदर डे, उसमें भी सन को हाइड्रोजन बम की तरह ट्रीट किया गया था, आर्टिफिशियल हाइड्रोजन, नेचुरल हाइड्रोजन बम, ठीक है। तो बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवी में ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं सन को, कि हाइड्रोजन बम है, उनकी एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट किया जाए, फोकस किया जाए, या एक अलग बॉल बनाया जाए। बट ये सिर्फ साइंस फिक्शन मूवी है, रियल में ऐसा अभी तक कोई डिजाइन नहीं हुआ है। और सन स्टिल अननोन फैक्ट है, सन के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। तो ये मेरा रेडियोएक्टिविटी फाइनल, आज दोनों लेक्चर थ्योरेटिकल लेक्चर था। एटम बम, हाइड्रोजन बम, फिजन, फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइनिंग, ये सब कंप्लीट हो गया। और जो इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, मैं इस लेक्चर के लास्ट में अभी मैं स्कैन कर करके ऐड कर देता हूँ। क्वेश्चन फिंगर टिप्स का है, कोई न्यूमेरिकल है नहीं, बस ऐसे फिंगर पे देखेंगे क्वेश्चन बन जाएगा आपको। सो रेडियोएक्टिविटी फाइनल। नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम।